सुप्रभात, नमस्कार। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे I discuss about the topics set theory of second class from standard 11। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछला क्लास में हमने सेट थ्री को देखा था और डिफरेंट टाइप, उसका डेफिनेशन, एग्जाम्पल, टाइप्स में भी डिफरेंट टाइप का टर्म्स देखा था। एम्प्टी सेट्स, फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स, इक्विवेलेंट एंड यूनिवर्सल सेट्स तक। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैंने बताने जा रहा हूं वो है टाइप ऑफ सेट्स का जो नेक्स्ट टाइप है यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स एंड डिसजॉइंट ऑफ सेट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे माइंड में सेट करना है यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स एंड एडजॉइंट ऑफ सेट्स, ये सब आप लोगों के लिए जो सीबीएसई के बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं या स्टेट बोर्ड्स का या ओपन बोर्ड्स का, ये नया चीज है। लेकिन सही टेक्निक से और सही डायरेक्शन से स्टडी यदि किया जाए तो यही नया चीज अच्छा लगने लगेगा, और जब अच्छा लगेगा तो फिर पुराना हो जाएगा। एंड आईसीएसई बोर्ड्स के स्टूडेंट क्लास 6-7 से ही पढ़ता है सेट थ्री का, इसलिए उन लोग के लिए पुराना हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सुनने में इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स या यूनियन ऑफ सेट्स नाम से ही पहचाना जाता है। तो यूनियन मतलब होता है समूह, जब सभी को मिला के एक समूह बनाया जाता है तो दैट इज कॉल्ड यूनियन ऑफ सेट्स। चलिए देखते हैं। तो आज तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, आई विल डिफाइन यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स किसको बोलते हैं, आखिर यूनियन ऑफ सेट्स क्या है? तो सबसे पहले उसको डिफाइन, लैंग्वेज डिफाइन जाने से पहले उसका एक छोटा छोटा एग्जाम्पल से समझने का कोशिश कीजिए। यदि एग्जाम्पल से समझ में आ गया तो उसका डेफिनेशन उसी एग्जाम्पल से आसानी से किया जा सकता है। तो चलिए, तो नेक्स्ट है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, तो डियर स्टूडेंट्स, यूनियन ऑफ सेट्स में दो सेट्स लेंगे जो नॉन एम्प्टी सेट्स होगा। पिछला क्लास में ही हम लोग बताए थे एम्प्टी सेट्स मतलब देयर इज नो एनी एलिमेंट्स, और इसमें नॉन एम्प्टी सेट्स मींस क्या होगा, उसमें एलिमेंट्स होगा। तो मतलब दो हम लोग सेट्स लेंगे नॉन एम्प्टी सेट्स। सपोज लेट सेट ए इज इक्वल टू, मान लीजिए 2, 3, 4 एंड 5 एंड बी इज इक्वल टू 1, 6 एंड 7। क्लियर? तो देयरफॉर ए यूनियन बी, यूनियन को ए यूनियन बी से डिनोट किया जाता है। तो ए यूनियन बी मींस क्या होगा कि यहाँ पे ए का जो सेट्स है 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है, एंड यूनियन एंड बी का सेट है 1, 6 एंड 7। क्लियर? तो ए यूनियन सेट्स का मतलब होता है कि इसके नाम से ही पता चल रहा है यूनियन मतलब सबको मिला के एक समूह बनाना। और रिपीट वाला जो टर्म्स रहेगा या जो नंबर रहेगा उसको 1 टाइम्स लेना है। तो मतलब 1 है तो 1 लेंगे, 1 के बाद 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है एंड 7 है। तो देखिए सभी मिल गया। सेट ए और सेट बी मिला के जब हम यूनियन निकालेंगे तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो,
सभी को वन टाइम्स को लेके जब हम एक समूह बना देंगे और एक सेट बन जाएगा, सभी छोटा छोटा सेट को मिला के जब एक कंप्लीट एक सेट्स बन जाएगा, उसी सेट्स को हम लोग यूनियन ऑफ सेट्स बोलते हैं। तो मतलब रिपीट वाला जहां रहेगा, चाहे नंबर हो या टर्म्स हो, उसको वन टाइम्स लिखना है और सबको मिला के इंक्रीज, जैसे यहाँ पे इंक्रीजिंग है, यहाँ बी में है 1 6 7, यहाँ पे 2 3 4 5 है, तो मतलब सबको मिला के 1 2 3 4 5 6 7 एक समूह बना लिया गया। इसी समूह को हम लोग बोलते हैं, इस ग्रुप को बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। तो मतलब इस एग्जांपल से क्या आप लोग को आइडेंटिफाई मिला कि यूनियन ऑफ सेट्स किसको बोलते हैं, कि यूनियन ऑफ सेट्स को हम लोग डिनोट करते हैं ए यूनियन बी। तो मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए आइदर बी और एवरी एलिमेंट ऑफ बी इन आइदर ए, या तो ए का जो एलिमेंट है बी में हो भी सकता है, या तो बी का जो एलिमेंट है या ए में हो सकता है, या बोथ दोनों में हो सकता है। तो दोनों में जब होगा तो दोनों को मिला के हम लोग क्या करेंगे, रिपीट वाला नंबर और नंबर रहे या डिजिट रहे, उसको वन टाइम्स मिला के एक सेट्स बनाएंगे और इसी सेट्स को हम लोग बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। तो मतलब क्या हो गया कि लेट A and B non-empty sets and every element of A either in B or every element of B either A, या both, या तो A का एलिमेंट B में भी हो सकता है या B का एलिमेंट A में भी हो सकता है। और जब दोनों को मिला के जब एक सेट बनाया जाएगा तो उसी यूनियन ऑफ सेट्स कहते हैं। तो मतलब एंड इट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ सेट्स। तो इसको नहीं भूलना है कि रिपीट वाला टर्म्स को वन टाइम्स लेना है। तो मतलब क्या होगा, तो सपोज यहां पे हम लोग लिख सकते हैं लैंग्वेज में, सपोज ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट्स एंड every element of A either in B or या every element of B in A या बोथ, दोनों में हो सकता है। इस लैंग्वेज को देखने से पता चल गया ए का एलिमेंट बी में भी हो सकता है या बी का एलिमेंट ए में भी हो सकता है या बोथ में हो सकता है। तो मतलब दोनों में यदि रहेगा तो हम लोग को क्या करना है, जब ए यूनियन बी निकालेंगे तो दोनों को मिला के एक सेट बनाएंगे और रिपीट वाला को वन टाइम्स लेना है एंड इट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। इसको नीचे भी लिख सकते हैं, तो चलिए पहले लिखिए, कोई बात नहीं। इसी को बोलते हैं इज कॉल्ड यूनियन ऑफ सेट्स। देखिए ये एग्जांपल और भी लिख सकते हैं, ये नंबर 1 नंबर 2 भी ले सकते हैं। चलिए नंबर 2 का भी एक छोटा सा लेके दिखा देते हैं। अधिक से अधिक एग्जांपल खुद से भी ले सकते हैं या आपका पास जो भी बुक प्रोवाइड किया गया है वहां से भी ले सकते हैं। तो चलिए छोटा छोटा ले लीजिए।
मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2, सपोज सेट A इक्वल टू 2 3 5 एंड B इक्वल टू 2 1 6 and 4. तो therefore A यूनियन B, तो A का सेट है 2 3 and 5 एंड यूनियन 2 1 6 and 4. अभी हमने जस्ट डिस्कस किया या तो A का एलिमेंट B में भी हो सकता है या B का एलिमेंट A में भी हो सकता है या दोनों में हो सकता है। यहां से देखिए आपका 2 का जो एलिमेंट है यहाँ पे भी है, यहाँ में भी है, तो मतलब 2 को हम लोग 1 टाइम्स लेंगे, तो therefore A यूनियन B जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 है 1, फिर 2 लेंगे, फिर 2 के बाद 3 आएगा तो 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे और 4 के बाद 5 भी है तो 5 लेंगे, उसके बाद 6 है तो 6 लेंगे एंड स्टॉप कर देना है। तो इसी को बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ सेट्स। अभी मैं जस्ट आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि A का जो एलिमेंट होगा B में भी हो सकता है या A में भी हो, B का एलिमेंट A में भी हो सकता है या बोथ दोनों में हो सकता है। तो देखिए 2 दोनों में है, तो जब A यूनियन B निकालेंगे तो 2 को 1 टाइम्स लिखेंगे, या 2 की जगह और भी कुछ डिजिट रहेगा डबल, तो उसको 1 टाइम्स लिख के एक समूह बना देंगे। जब एक सेट्स बन जाएगा कलेक्शन करके, तो उसी कलेक्शन सेट्स को ही हम लोग यूनियन ऑफ सेट्स बोलते हैं। क्लियर? अब आगे आते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स जिसको बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स को एक ग्रुप में सेट्स बना के जो सेट्स आता है उसको तो यूनियन ऑफ सेट्स बोलते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इसका जस्ट उल्टा होता है। तो नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इसका भी एग्जांपल से समझने का कोशिश कीजिए कि एग्जांपल नंबर 1 कि सपोज सेट A इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 एंड B इक्वल टू मान लीजिए 3 4 6 एंड 7। क्लियर? तो देयरफॉर A यूनियन B, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को A इंटरसेक्शन B इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। जब इंटरसेक्शन निकालेंगे A का वैल्यू कितना है 1 2 3 4 एंड 5 एंड इंटरसेक्शन क्या है 3 4 6 एंड 7। अब इंटरसेक्शन मींस क्या होता है कि सेक्शंस के अंदर जो इंटर किया हुआ सेट्स है और दोनों सेट्स में जो कॉमन है उसको फाइंड आउट करना है, और कॉमन वाला जो एलिमेंट बचेगा दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो ये दोनों को मिलाइए कि इसमें से कॉमन क्या क्या है। देखिए 3 है 4 है, 3 है 4 है और कुछ है नहीं है, तो ये 3 और 4 जो कॉमन आया इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। मतलब सेक्शंस के अंदर जो इंटर किया हुआ सेट्स है दोनों सेट्स में और जो कॉमन एलिमेंट्स है उस कॉमन एलिमेंट्स को बाहर निकालेंगे, और बाहर निकाल के जब एक सेट्स बनाया जाएगा उसी कॉमन सेट्स को ही हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स मींस क्या होता है। कोई भी छोटा छोटा सेट्स रहेगा, उस सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट होगा उस कॉमन एलिमेंट को बाहर निकाल के एक सेट जब बनाया जाएगा वही कॉमन सेट से ही इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहलाता है। देखिए और एक एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल नंबर 2। लेट A इक्वल टू, मान लीजिए स्मॉल लेटर A B
C and D, and B is equal to small letter B, C and E and F. तो therefore A intersection B is equal to A का वैल्यू है A, B, C and D, स्मॉल लेटर का अल्फाबेट ले लिए सेट A का, एंड इंटरसेक्शन ऑफ B का एलिमेंट है B, C, E एंड F। अब दोनों का कॉमन को पहले आप लोग आइडेंटिफाई कीजिए। दोनों में कॉमन क्या है? B है, B है, C है, C है, D भी है, D नहीं है, तो मतलब आपका कॉमन क्या निकल जाएगा? B एंड C। तो B एंड C दोनों सेट्स मिला के जो कॉमन आया, यही कॉमन सेट्स को ही इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहा जाता है। मतलब उसका डेफिनेशन भी यूनियन ऑफ सेट्स जैसा ही है, लेकिन माइनर डिफरेंस क्या है? इसमें कॉमन पार्ट्स को ही इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बोलते हैं, और उसमें सबको मिला के जब ग्रुप में सेट्स बनाया जाता है तो वो यूनियन ऑफ सेट्स था। और इसमें दोनों ही सेट से या कोई भी सेट्स रहेगा उसका जो कॉमन निकलेगा, अब कॉमन निकाल के जो सेट्स बनाया जाएगा उसी को कहा जाता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। चलिए, तो मतलब क्या हो गया? इट इज डिनोटेड बाय A इंटरसेक्शन ऑफ B एंड ऑल्सो every element of A in B and also element of B in A और both, या A का सेट B में भी होना चाहिए और B का सेट A में भी होना चाहिए, एंड बोथ जो कॉमन होगा और वही कॉमन को ही लेके जो सेट्स बनाया जाएगा वही इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहलाता है। क्योंकि डेफिनेशन में दोनों मिलता जुलता है डियर स्टूडेंट्स, इसलिए कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, क्योंकि दोनों का माइनर डिफरेंस है। उसमें सेट्स को कॉमन वाला को 1 टाइम्स लेके एक ग्रुप बनाया जाएगा, सबको मिला के तो वो यूनियन ऑफ सेट्स बनता है। और इसमें जो कॉमन निकलेगा, चाहे ए का एलिमेंट बी में भी हो और बी का एलिमेंट ए में भी हो, और दोनों मिला के जो बोथ में रहेगा कॉमन, वही कॉमन सेट से ही इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहलाता है। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। इसको ए इंटरसेक्शन बी से भी डिनोट कर सकते हैं, बहुत सारा एग्जांपल भी दे सकते हैं। एंड कि हम लोग कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि सपोज ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट्स, ये भी होगा नॉन एम्प्टी सेट्स, एंड every elements of A in B and also every element and also every elements of B in A and both, देखिए दोनों में होना चाहिए, both is called intersection of sets, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखिए मतलब ए का जो एलिमेंट होगा सेट ए बी में भी होना चाहिए, अब बी का जो एलिमेंट होगा ए में भी होना चाहिए, मतलब बोथ होना चाहिए, और वही कॉमन एलिमेंट ही जो निकल के सेट्स बनेगा वही कॉमन सेट्स को ही इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहा जाता है। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट है हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स। चलिए, अब कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स किसको बोलते हैं? आखिर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स क्या है? सुनने में नया है, लेकिन इसको समझना भी उतना ही आसान है जितना सुनने में कठिन लगता है।
तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। अब आते हैं हम लोग का नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, जो सुनने में जितना कठिन लगता है डियर स्टूडेंट, समझना भी उतना ही आसान है। चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स। द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है कि जो भी पहले से सेट्स रहेगा उसको उस सेट्स को माइनस कर देना है। तो मतलब इसका एग्जांपल से समझिए कि एग्जांपल नंबर 1, सपोज जो यूनिवर्सल सेट होगा, मान लीजिए u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड एक सेट ए का वैल्यू मान लीजिए 4 5 6, तो देयरफॉर एक कॉम्प्लीमेंट को ए डैश से डिनोट करते हैं, या तो ए कॉम्प्लीमेंट इस टाइप से लिखा जाता है, या तो ए डैश लिखिए या तो ए कॉम्प्लीमेंट लिखिए। और ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है कि यूनिवर्सल सेट से माइनस हो जाएगा ए। देखिए हो गया। अब यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट का पहले वैल्यू पुट कर लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड माइनस सेट ए में कितना है 5 6 4 5 6 4 5 एंड 6। तो यहां से देखिए 4 5 6 हट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 2 3। तो मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स किसको बोलेंगे, जब यूनिवर्सल सेट से जो भी सेट्स का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कहा जाएगा उस सेट्स को यूनिवर्सल सेट से माइनस करने के बाद जो सेट्स बचेगा उसी को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। मतलब सब्ट्रैक्ट द सेट्स फ्रॉम द यूनिवर्सल ऑफ सेट्स इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। इस एग्जाम्पल से ही आप लोग खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स किसको बोलेंगे, कि सब्ट्रैक्ट ऑफ सेट्स ए फ्रॉम द सेट्स यूनिवर्सल सेट्स। तो खुद से भी आप लोग डिफाइन करके बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स वैसे सेट्स को कहा जाएगा कि सब्ट्रैक्ट ऑफ सेट्स from the universal of sets, that is called complement of sets. Okay, and second example भी दिखा देते हैं, example number 2 कि let universal set equal to, मान लीजिए small a b c d and e and set a इक्वल टू मान लीजिए सी डी एंड ई। तो देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है यूनिवर्सल ऑफ सेट्स से माइनस कर देंगे उस सेट्स को जिसका कॉम्प्लीमेंट हम लोग को फाइंड आउट करना रहेगा। हो गया। अब यूनिवर्सल सेट का लिख लीजिए ए बी सी डी एंड ई माइनस ए का सेट सी डी एंड ई। ये जब माइनस हो जाएगा सी डी ई तो आपका पास जो बचेगा ए एंड बी, यही आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स करवाएगा। तो इसका डिफाइन खुद से भी लिख सकते हैं कि सब्ट्रैक्ट द सेट ए फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट यू, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। और नेक्स्ट है डिसजॉइंट ऑफ सेट्स। तो नेक्स्ट जो है डियर स्टूडेंट्स, इसका नाम से ही पता चलता है डिसजॉइंट ऑफ सेट्स मतलब जिसके साथ कोई जॉइंट ना हो, जिसके साथ कोई कलेक्शन और रिलेशन नहीं रहता है, दैट इज कॉल्ड डिसजॉइंट ऑफ सेट्स।
तो चलिए इसका एग्जांपल से भी हम दिखा देते हैं। इसका तो डिफाइन खुद से भी लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा कि सब्ट्रैक्ट द सेट ए फ्रॉम द यूनिवर्सल ऑफ सेट यू, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट डिसजॉइंट ऑफ सेट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ कुछ ऐसा टर्म्स रहेगा जो नेम से ही आइडेंटिफाई हो जाता है। उसका डेफिनेशन डिसजॉइंट मतलब होता है जिसके साथ कोई जॉइंट ना हो, जिसके साथ कोई रिलेशन ना हो, दैट इज कॉल्ड डिसजॉइंट ऑफ सेट्स। तो चलिए डिसजॉइंट ऑफ सेट्स तो देखते हैं। तो नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट डिसजॉइंट ऑफ सेट्स। डिसजॉइंट ऑफ सेट्स। डिसजॉइंट का मतलब ही होता है जिसके साथ कोई कलेक्शन, कोई जॉइंट ना हो, जिसके साथ कोई रिलेशन ही ना हो, तो दैट इज कॉल्ड डिसजॉइंट ऑफ सेट्स। तो इसका एग्जांपल से पहले समझिए कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए एग्जांपल नंबर 1, लेट a इक्वल टू 1 2 and 3 एंड b इक्वल टू मान लीजिए 4 5 6 ये। तो देयरफॉर a इंटरसेक्शन b जब निकाला जाएगा, a 1 2 3 इंटरसेक्शन ऑफ b का सेट 4 5 and 6, देखिए दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा, मतलब उसका हो जाएगा 5। तो दैट इज कॉल्ड डिसजॉइंट ऑफ सेट्स। मतलब दोनों सेट्स का एक दूसरे के साथ कोई कलेक्शन नहीं, कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा, एम्प्टी सेट्स कि तू अपना रहो मैं अपना रहूंगा, तेरे साथ कोई कलेक्शन नहीं। तो दैट इज कॉल्ड डिसजॉइंट ऑफ सेट्स। मतलब ऐसे सेट्स को डिसजॉइंट ऑफ सेट्स बोला जाएगा जिसका इंटरसेक्शन निकाला जाएगा तो उसका वैल्यू 5 होना चाहिए, कोई एलिमेंट ही नहीं बचना चाहिए। 5 नल सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स उसी को कहा जाएगा जिसका रिजल्ट नल सेट आएगा, एम्प्टी सेट्स आएगा, एवॉइड सेट आएगा। एवॉइड मतलब उसको अवॉइड कर देना, जब तुमसे कोई कलेक्शन ही नहीं है, तुमसे कोई मतलब ही नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड डिसजॉइंट ऑफ सेट्स। देखिए तो मतलब इफ इसका डिफाइन भी और एक एग्जांपल ले लीजिए कि मान लीजिए लेट a इक्वल टू a b c एंड b इक्वल टू d e एंड f। तो देयरफॉर a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a b एंड c, इंटरसेक्शन ऑफ d एंड e एंड f, दोनों का इंटरसेक्शन में कोई कॉमन है नहीं है, 5। देख लीजिए तो मतलब ऐसे सेट्स को डिसजॉइंट ऑफ सेट्स बोलेंगे डियर स्टूडेंट जिसका इंटरसेक्शन निकालने के बाद उसका रिजल्ट 5 होना चाहिए, मतलब नल सेट्स आना चाहिए, एम्प्टी सेट्स। तो मतलब इसका रिजल्ट जब आ गया तो आप लोग लिख सकते हैं इसका डिफाइन, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि इस एग्जांपल से भी डियर स्टूडेंट्स सेट थ्योरी इतना मजेदार टॉपिक्स है जो खुद से आप एग्जांपल के माध्यम से सभी टर्म्स को डिफाइन कर सकते हैं और खुद से भी एलिमेंट्स लेके कभी यूनियन ऑफ सेट्स निकाल सकते हैं, तो कभी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, तो कभी कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स, तो कभी डिसजॉइंट ऑफ सेट्स खुद से निकाल सकते हैं। तो इसलिए एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से पहले माइंड में सेट करने का प्रयास कीजिए। यदि आप लोगों को माइंड में सेट हो गया तो किसी भी एग्जाम में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए तो इसका डिफाइन क्या हो जाएगा, तो आसानी से लिख सकते हैं, इसी टर्म्स को इसके साथ ऐड कर दीजिए कि इफ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5, दैट मींस क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट्स इज कॉल्ड, देखिए कॉल्ड डिसजॉइंट ऑफ सेट। डिसजॉइंट ऑफ सेट्स हो गया कि इसी के साथ इसी टर्म्स को लेके डिफाइन कर दीजिए कि इफ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5, दैट मींस एम्प्टी सेट्स या नल सेट्स इज कॉल्ड डिसजॉइंट ऑफ सेट्स। हो गया। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स
आज सभी टर्म्स का डिफाइन तो हो गया। आज इतना ही। और आज का क्लास आप लोगों को देखने से और मेरा इशारा भी समझ में आ गया होगा कि कैसे यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, डिसजॉइंट ऑफ सेट्स क्या है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका डिफरेंट टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एग्जामिनेशंस में, वो हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप लोगों को एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करके माइंड में सेट करके रखना है, क्योंकि ये नॉट ओनली फॉर एकेडमिक क्लासेस बट ऑल्सो अबाउट एनी इंट्रेंस एग्जामिनेशंस में काम आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में इसका डिफरेंट टाइप सम मतलब उसका प्रॉब्लम्स को देखेंगे, डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, डिसजॉइंट ऑफ सेट्स, सब्ट्रैक्ट ऑफ सेट्स, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इस चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक